मैंने कहा था सीबीआई के अफसरों से, सीबीआई की उस टीम को जो सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही है, कि न्यूज नेशन को लगातार देखते रहिए, क्योंकि हो सकता है दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का केस आपस में जुड़ जाए। किन रहस्यमय परिस्थितियों में दिशा सालियान मारी गई, क्या हुआ था उनके साथ, चश्मदीद का खुलासा है, हमारा नहीं, चश्मदीद का दावा है कि दिशा सालियान के साथ 4 लोगों ने रेप किया था, उसमें रसूखदार लोग शामिल थे। इसके अलावा भी कई बातें उसने कही है। और क्या खुलासा किया है इस चश्मदीद ने, जो इसने देखा है अपनी आंखों से, यह इस चश्मदीद का दावा है। मैं आपको बता दूं, ये तमाम चीजें हम जांच एजेंसियों के सामने पेश करेंगे, जो भी हमसे मांगेगा या जो एजेंसी जांच कर रही है उसके सामने वॉलंटरी पेश करेंगे। हम कल गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात करेंगे, हम महाराष्ट्र के मुख्य लोगों से बात करेंगे, हम जानेंगे कि आखिर दिशा सालियान के केस को जल्दबाजी में, ये देखने के बाद कि लाश उसकी बालकनी से गिरने के बाद लगभग 20 फीट दूर गिरी है, इतनी दूर गिरने के बाद भी इसे आत्महत्या बताकर केस क्यों बंद कर दिया गया। अब चश्मदीद के तमाम खुलासे बड़े सवाल खड़े करते हैं। चश्मदीद ने क्या दिशा सालियान के साथ रेप होने के बाद उसको देखा था, बड़ा सवाल। इसके अलावा भी चश्मदीद ने काफी कुछ देखा है। क्या देखा था उसने, क्यों डर गया था उस वक्त, कई सारी बातें हैं, एक एक करके खुलासा होगा। पहले सुनिए, क्या उसने दिशा सालियान को देखा था। तो उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं कि वो मरी हुई थी, मतलब बेड पे लाश थी, आपने देखी थी? हाँ, ये देखा था मैंने और एक बंदा, मेरा दोस्त ने नहीं, जिसने मुझे लेके गया था ना, उसने नहीं। हाँ, ये जो अपना आप बोल रहे हो ना, वो फियांसी, हाँ, वो उसने भी देखा है। नहीं, आपने देखा है और आपने के दोस्त ने देखा? मैंने देखा है सर, बेड पे देखा है मैंने। अच्छा, वो आधा मुद्दा, क्योंकि जब जिस टाइम पे हमें मतलब ये कर रहे थे ना, हेलो, हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। जिस टाइम पे सब कुछ नाटक चल रहा था ना, हमारा डोर लॉक नहीं था। हाँ, और अब दिशा सालियान के फ्लैट में जाओगे ना, हाँ, जिस रूम में जब ये सब कुछ हुआ है ना, हाँ, एग्जैक्टली हम जिस रूम में बैठे हैं, उस रूम का और उस हमारे रूम का डोर एग्जैक्टली पैरेलल, मतलब ऐसे रोके कि वहां से पता चलेगा। और वो डोर आधा खुला था, हमारा थोड़ा सा खुला था, उसमें से हमने देखा है। तो चश्मदीद ने दिशा सालियान को देखा है, लेकिन किस हालत में, ये भी बड़ा सवाल है। वो भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी कौन से खास मेहमान हैं उनका मैं एक बार जिक्र कर दूं। मेरे साथ एल.एन. राव साहब हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी सुनील शुक्ला, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त मेरे साथ हैं, वेद भूषण दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी मेरे साथ हैं, एडवोकेट स्वाति अग्रवाल मेरे साथ प्रयागराज से जुड़ गई हैं, इंतेका फारूकी शेख शिवसेना के लीडर हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले राव साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप लगातार सुबह से हमारे इस खुलासे को देख रहे हैं, क्या आपके मन में शक नहीं होता, क्या आपको इन तमाम चीजों को देखने के बाद नहीं लगता कि इस फाइल को इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया गया, क्यों महाराष्ट्र सरकार, पार्टी के तमाम स्पोक्स पर्सन ये कहते रहे कि दिशा सालियान के माँ बाप जांच नहीं चाहते, इसलिए जांच बंद कर दी गई है। क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? देखिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जब कोई अननेचुरल डेथ होती है तो उसकी एक इंक्वायरी होती है, उसको बोलते हैं 174 सीआरपीसी की इंक्वायरी से इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं हम पुलिस की भाषा में। और जब वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट की इंक्वायरी जब होती है तो उसमें गवाहों के बयान लिखे जाते हैं, जो जिन्होंने ऐसी घटना को होते हुए देखा हो उसकी स्टेटमेंट लिखी जाती है, और खास तौर से जो डिसीज होता है उसके घर वालों से भी बातचीत करते हैं, या किन स्थिति में कैसे बात हुई होगी, उनको अगर कुछ मालूम है तो वो बताएं। और जो जैसे आपका आई विटनेस जो बोल रहा है कि उसने देखा है, तो उसकी बात भी अगर उन्होंने सुनी होगी पुलिस ने, तो डेफिनेटली इनके इस आई विटनेस के सुनने के बाद अगर ये बात उन्होंने पुलिस को बताई है तो पुलिस को डेफिनेटली कोई इनको शक होना चाहिए था कि ये इतना सिंपल केस नहीं है दिशा सालियान का कि उसको सिंपल सुसाइड कर दिया गया हो। लेकिन ये सब बातें हालात के देखने के बाद है, मौका मुलायजा जिसे कहते हैं, वो देखने के बाद है। छत से गिरी बताते हैं, वो कितनी दूरी पे गिर सकती है, कितना वो एक अगर डाउट होता पुलिस को, अगर डाउट था उस टाइम पे, तो पुलिस को उसको एक डमी बनाकर उस छत से गिरा के देखना चाहिए था कि ऐसी कोई डमी नहीं देखा ना राव साहब, यही तो सवाल है, नहीं देखा। अगर ये आपका गवाह जो पुलिस को बताया हो, उस दिन बताया था, पुलिस को इसने कुछ नहीं बताया। मैं आपको एक बात साफ कर दूं, इसके मुताबिक, गवाह के मुताबिक, चश्मदीद के मुताबिक, वो डरा हुआ था। कुछ दिनों पहले, कुछ
वीक पहले, अब से कुछ वीक पहले उसने सोचा कि वो मीडिया को ये बात बताएगा। उसने मुंबई पुलिस को ये कोई बात नहीं बताई है। वो बुरी तरह डरा हुआ है, उसका दोस्त गायब है, वो भाग रहा है। इस कन्वर्सेशन में वो कई बार रो रहा है। मैं तो सिर्फ एसओपी की बात करता हूँ कि अगर कोई यंग लड़की की मौत होती है तो क्या उसकी बलात्कार के एंगल से पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए? यस दीपक जी, अभी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। कोई भी विटनेस अगर इतने दिन के बाद भी अगर आता है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के अलावा भी कोई और अगर कोई केस भी इससे कनेक्टेड लगता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई कर सकती है। तो उस प्रिपेक्स में ये विटनेस अगर सीबीआई के पास जाकर अपनी बातें बताएगा तो वो बातें भी इसमें इंक्लूड होकर इसमें डेफिनेटली आगे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन पोस्टमार्टम उसका हो गया है, बट पोस्टमार्टम के पेपर अवेलेबल हैं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो भी उसके मौके के फोटोग्राफ्स हैं उन सबको देखकर पुलिस ने तो अभी अपनी कार्रवाई कर दी थी। जो भी है उन्होंने एडीआर किया, वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट फाइल किया या नहीं किया वो अपनी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई नया कोई साक्ष्य इसमें आया है तो सीबीआई अगर इस केस को टेकअप करना चाहे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है अगर इससे कनेक्टेड कोई भी केस कर सकते तो टेकअप कर सकती। कोई भी एविडेंस अगर आती है तो उसको उस एविडेंस को देखते हुए जो भी आगे लीगल एक्शन होना है या होता है और जिसके खिलाफ कोई अगर बात बनती है तो वो देख सकते हैं। सवाल ये है कि अभी जैसा कि मीडिया ने बताया कि उसके दिशा सालियान के घर वालों ने कह दिया है कि हमें इस पे कोई डाउट नहीं है। उसके घर वाले वहां थे या नहीं थे ये देखने वाली बात है। नहीं थे सर, कोई नहीं थे, कोई नहीं था उसका घर वाला वहां पर। तो उनका एक आई विटनेस, वो नहीं आई विटनेस अकाउंट नहीं हो सकता। उन्होंने हो सकता है किसी दबाव में आकर किसी को ये कहा हो कि हाँ भाई हमें कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए या कोई ठीक है, हमें कोई ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ, ज्यादा बड़े सवाल के साथ चलता हूँ। फारूकी साहब के पास इस बात का जवाब नहीं है, शिवसेना के नेता के पास कि लॉकडाउन में पार्टी कैसे हो गई, उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि अगर वेजाइनल स्वैब लिए गए थे तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई, उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि दोनों मामलों में मुंबई पुलिस लीपापोती की कोशिश करते हुए क्यों दिखाई दी, क्यों पार्टी के नेता, क्यों मुंबई सरकार से जुड़े हुए लोग, महाराष्ट्र सरकार से जुड़े हुए लोग, मुंबई पुलिस से जुड़े हुए लोग ये कहते रहे कि दिशा सालियान का परिवार जांच नहीं चाहता, उनको कोई शक नहीं है जांच नहीं हो, जबकि दिशा सालियान का परिवार प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। मैं सीधे राकेश पांडे के पास चलूंगा और रुमानुल्लाह खां के पास चलूंगा। राकेश, इस परिप्रेक्ष्य में रोहन रॉय क्या क्या गलतियां हैं, क्यों उसका आचरण शक पैदा करता है, उसका गायब रहना, उसका बाहर रहना, मौका वारदात पर 25 मिनट बाद पहुंचना, अपनी मंगेतर की लाश को नीचे न देखने आना, किस किस तरह के शक पैदा होते हैं? नहीं, ये शक तो पैदा होते ही हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, दूसरे कमरे में आपकी मंगेतर के साथ बुरा बर्ताव होता है, उसके साथ दुष्कर्म होता है, आप वहां पर कुछ विरोध नहीं जताते हैं, या फिर विरोध आप जताते ही नहीं है, या फिर आप हो सकता है आप पार्टी के नशे में होंगे। दूसरी बात है, आप इतने समय से आपके मंगेतर की मौत हो जाती है, आपका फ्लैट है, आपके नाम पर रजिस्टर्ड फ्लैट है, आप यहां से भागकर चले जाते हैं, आप इस समय कहाँ है किसी को नहीं पता, हो सकता है मुंबई पुलिस को पता होगा, लेकिन मुंबई पुलिस के अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, रोहन की क्या क्या गलतियां या रोहन की वो बड़ी बातें, मैं 3 सबसे बड़ी बातें पूछूं जो शक पैदा करती हैं उस पर। देखिए, 100 दिन से ज़्यादा बीतने आ गया है इस पूरे दिशा सालियान मामले को, लेकिन इसके बावजूद रोहन का पलायन कर जाना, मीडिया के सामने न आना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ घालमेल था और अब वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। पहली चीज़, ये चुप्पी जो है, ये सन्नाटा जो है, इसके पीछे उनके कुकर्म छुपे हुए हैं। वो जिस गंदी नीयत से ये सारे कुकर्मों को अंजाम दिया गया, वो धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं। ये पहली गलती थी। दूसरी ये कि अगर इस किस्म से उनके घर में घटना घट रही है तो वो खुलकर, मंगेतर हैं, क्या सतही स्तर पर रिश्ता निभा रहे थे, प्रेम से जुड़े होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है। बलात्कार जैसा कुकृत्य हो जाता है मंगेतर के साथ और वो चुप्पी साधे बैठे हैं। इससे घिनौना कृत्य क्या हो सकता है? इससे गिरा हुआ इंसान आखिर कौन हो सकता है कि वो इतने बड़े गंदे काम उनके घर में हुए, उनकी मंगेतर के साथ हुए, लेकिन वो 100 दिन से गायब है। वो आदमी, वो किसी के सामने नहीं आता, वो सफाई पेश नहीं करता। अगर ये सारी बातें हो रही थी, और वो भी तब दीपक जी, जब लगातार आप वहां से कह रहे हैं, हम यहां से कह रहे हैं, मीडिया पूरा साथ दे रही है, दिशा केस को लेकर भी आवाज बुलंद हो चुकी है, उसके बावजूद रोहन राय अगर किसी बिल में घुसे बैठे हैं तो शक होगा उन पर, शक होगा उनके व्यवहार पर, शक होगा उनकी नीयत पर, शक होगा उनके मंगेतर के रूप में जो दिशा सालियान के साथ जुड़े हुए थे, उस व्यवहार, उनकी भावनाओं पर शक होगा। ऊपर से नीचे तक उनके हिस्से शक के अलावा कुछ नहीं।
ठीक है, हिमांशु शिकरे के घर खड़े हुए हैं रुमानुल्लाह खां, 3 और लोग, हिमांशु शिकरे जो उस पार्टी में दिखाई दे रहे हैं, दीप अजमेरा जो उस पार्टी में दिखाई दे रहे हैं, इंद्रनील वैद्य जो उस पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों खामोश है? क्यों पुलिस आपको शिकरे के घर से भगा रही थी जब आप उससे बातचीत करने गए और वो घर के बाहर से झांकता हुआ दिखाई दे रहा है? ये सभी लोग अपना करियर छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, अपना सारा काम धाम छोड़ के 100 दिनों से एकदम लापता हैं। और सीधे तौर पर जो हिमांशु शिकरे हैं वो अपने घर के अंदर हैं, नज़र आए हमें, और नज़र आने के बाद पुलिस को बुलाया या फिर किसी के कहने पर पुलिस वहाँ पर पहुँची, क्योंकि फ़ोन पर लगातार बात कर रहे थे। और आके पुलिस ने भागती हुई आई, हाँफती आई पुलिस, जैसे बहुत ज़्यादा कुछ इमरजेंसी इतनी हो गई है कि किसी बड़े आदमी का उनके पास फ़ोन आया था। बहुत ही परेशान हालात थे, लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने राहत की सांस ली कि सब कुछ सामान्य था, क्योंकि हम कानून का पालन कर रहे थे। हालांकि हमें वहाँ से हटा दिया गया। सीनियर इंस्पेक्टर आए और वो कह रहे हैं कि कंट्रोल रूम से दबाव है, लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहा है। हिमांशु शिकरे के घर के बाहर अभी भी हम मौजूद हैं कार के अंदर, और सुबह से जो हम उनसे अपील कर रहे हैं कि अगर उनके अंदर इंसानियत बची है, दिशा सालियान के वो करीबी दोस्त हैं, दिशा सालियान उनसे बहुत प्यार करती थी, उनको अपना करीबी दोस्त समझती थी, उनके लिए बहुत कुछ किया है। अगर चश्मदीद के बयान सही हैं या गलत हैं, जो भी हैं वो सामने आए, सामने आकर उसकी सफाई दें कि उस रात क्या हुआ था, आखिर क्यों पिछले 100 दिन से वो चुप्पी साधे हुए हैं, किसके दबाव में हैं, और अगर दबाव में है भी तो क्या वो दबाव उनकी दोस्ती से, उस लड़की दिशा सालियान के जो उनको बहुत ज़्यादा मानती थी, उसकी ज़िंदगी से क्या ज़्यादा है? क्या उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? उसकी मौत के आखिरी पलों के राज क्या सामने नहीं आने चाहिए? और गुनहगार अगर कोई है तो उनको दोषी के तौर पर सामने लोगों के नहीं एक्सपोज होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के यहाँ पर अपने पूरे न्यूज नेशन परिवार की तरफ से, पूरी देश की तरफ से दिशा सालियान के माँ बाप को अपील करता हूं कि उनको बाहर निकलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि दिशा सालियान का मामला अब पूरे देश का मामला बन गया है। सीधे चलता हूं एडवोकेट स्वाति अग्रवाल जी के पास। स्वाति जी, क्या कानून कहता है, क्या आईपीसी और सीआरपीसी ये कहती है कि अगर परिवार कहे कि हमें कोई शक नहीं है, हालांकि वो मौका वारदात पर मौजूद नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते, तो पुलिस फाइल को क्लोज कर दे? जब चूंकि ये एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और स्टेट केस नहीं एफआईआर नहीं है, इन्फॉर्मेंट बैकफुट पर जाता है, उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं है, स्टेट एफआईआर नहीं है, ये सिर्फ मर्डर का एक पार्टी ये कहती है कि ये एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन मर्डर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली एक क्राइम नंबर पड़ा होगा, उसकी कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज हुई होगी। बिना रिपोर्ट दर्ज किए हुए इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कैसे कर सकते हैं? जैसा सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ कि इन्वेस्टिगेशन हो गई, वैसा इस केस में भी हुआ। स्वाति जी, सुशांत के केस में भी कोई एफआईआर नहीं है, दिशा सालियान के केस में भी कोई एफआईआर नहीं है, सुसाइड करके बंद कर दिया गया। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, उस इन्वेस्टिगेशन का एक नंबर होता है। मैडम, नंबर होता है, लेकिन नंबर एफआईआर नहीं होता ना। स्वाति जी, इस डिफरेंस को भी आपको समझना पड़ेगा। जी, तो मैं वेदभूषण जी के पास जा रहा हूँ, हाथ उठा रहे हैं। बताइए साहब, इंक्वेस्ट पे मामला खत्म हो गया वेदभूषण साहब? अगर विक्टिम दीपक जी, हर एक डेथ के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती, हर एक सुसाइड के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती। आपको याद होगा 84 राइट्स के अंदर 22 साल बाद दिल्ली के अंदर मुकदमे दर्ज किए गए थे। क्रिमिनल केस के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, आज भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। यदि 100 साल पहले क्राइम की जानकारी आज यदि दी जाती है, सिविल केस के अंदर टाइम लिमिटेशन है, बाउंडेशन है, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। यदि उसके साथ मैं नहीं घबरा रहा और मर्डर हुआ है, फारूकी साहब की सरकार को चाहिए कि दुनिया इनसे सवाल पूछ रही है, मैं क्यों घबराऊं? मेरे पास डरने का क्या है? अगर डरना है तो रोहन रॉय डरे, हिमांशु शिकरे डरे, दीप अजमेरा डरे, इंद्रजीत वैद्य डरे, मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं? बताइए ना वेदभूषण जी, मैं क्यों डरूं? मैं सीधे चलता हूं सुनील शुक्ला जी के पास। सुनील शुक्ला जी, किसको डरने की जरूरत है, बताइए जरा यहाँ पैनल को। क्लियर कर दिया था एलन राव साहब ने, दीपक जी, एलन राव साहब ने बिल्कुल डरना चाहिए कर दिया था। पहली बात आप समझ लीजिए, दिशा सालियान को कमोडिटी ली थी, आपको बैंक बैलेंस नहीं थी, जिसके लिए आपको उनको पेरेंट्स को पूछना चाहिए।
आपको सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था, उसका वजीना स्वैप का आपको रिपोर्ट निकालना चाहिए था कि इसके साथ इंटरकोर्स हुआ था कि नहीं हुआ था। आपने क्या कर दिया, सीधा ओपन केस कर दिया था। तो आप जो बोलना चाहते हो कि एफआईआर नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है। तो आपको एक दूसरे पर नहीं बोलेगा कोई। फारूकी साहब, वेदभूषण जी आपका टर्न खत्म हो गया। सुनील शुक्ला जी बोल रहे हैं। करना चाहिए था, आप लोग को एफआईआर करना चाहिए था। आप लोग ने इसको ओपन एंड शट कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत को भी सेम ओपन एंड शट कर दिया। तो नहीं बनता रेप का जितने भी लोग एलिगेशन, गवाह थे सो मोटो रेप का एलिगेशन नहीं बनता। उनके जो फियांसी थे, दूसरा जो अजमेरा मेरे भाई वेदभूषण, एसीपी साहब, आप महाराष्ट्र सरकार की इतनी बेटिंग कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए, सो मोटो रेप का एलिगेशन नहीं बनता, पर वेजाइनल स्वैप का इन्वेस्टिगेशन तो बनता है ना, मैंडेटरी है ना। तो कहाँ है उसकी रिपोर्ट? बताइए ना, बताइए। थाने के अंदर यदि चौरसिया जी, यदि आपका गवाह आज थाने में कंप्लेंट लिखा दे, आज ही एफआईआर हो जाएगी, आज ही इस केस की एफआईआर होगी। अपने गवाह को बोले कि थाने में जाएं, बयान दर्ज कराएं अपने, आज ही रेप की एफआईआर दर्ज होगी। दीपक जी, ये देश का कानून है, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, आप बैटिंग कर रहे हैं ना बॉम्बे पुलिस की लंबे समय से, 100 दिन से आप बैटिंग कर रहे हैं लगातार। जाए और मुकदमा दर्ज कराएं, आज ही एफआईआर होगी। नहीं होगी, एफआईआर होगी ना सर। वो गवाह इतना डरा हुआ है कि न्यूज नेशन के पास आ सकता है, मुंबई पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं है उसकी। गवाह जाकर थाने के अंदर अपने रिकॉर्ड कराए, अपने स्टेटमेंट, कंप्लेंट दे इस बारे में। सब गवाही कर ले, मुंबई पुलिस भजन करे, मुंबई पुलिस भजन करे, सब गवाही कर ले। यही कह रहे ना वेदभूषण जी, सब गवाह कर ले, मुंबई पुलिस कुछ नहीं करे, और फिर भी सपोर्ट करेंगे आप मुंबई पुलिस को। दीपक जी, टेलीविजन पर डिबेट करने के आधार पर, उसके कहने के आधार पर, टेलीविजन के आधार पर कोई एफआईआर नहीं हो सकती। सर मैं खुद मानता हूँ ना, मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं कहा आपसे अलग बोल रहा हूँ, आप कह रहे कि गवाह एफआईआर कराए उसकी जिम्मेदारी है, तो मुंबई पुलिस भजन करे क्या? हम तो कह रहे हैं मुंबई पुलिस आइटम सॉन्ग करे क्या? बताइए ना, मुंबई पुलिस आइटम सॉन्ग करे। उद्धव सरकार कभी किसी के आपके पैनल पर एडवोकेट मैडम बैठी, वो बता देंगी अभी एफआईआर होगी 376 आईपीसी और जरूर इसकी जो आरोपी है उनको पकड़ने का काम मुंबई पुलिस जरूर करेगी। पे ज्यादा है, आप समझ सकते हो किस तरह का विश्वास आप लोग ने जताया है। मुंबई पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं, इसके लिए वो नहीं गया। वो अगर न्यूज स्टेशन के पास आया, उसको मालूम है न्यूज स्टेशन को कभी अन्याय नहीं होने देगी। ये उद्धव सरकार है, ये कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये आप याद रखिए, जो आरोपी है उनको पकड़ा जाएगा। अगर फाइल क्लोज भी हो गई है तो आप याद रखिए, इसका काम जरूर चालू है, मुंबई पुलिस जरूर इसकी तहकीकात में लगी है। अब ये मत सोचिए कि फाइल बंद हो जाती है तब कौन सी तहकीकात होती है? फारूकी साहब मुझे बता दीजिए, फाइल बंद हो जाती है तब कौन सी तहकीकात होती है? कहाँ पे लिखा है आईपीसी और सीआरपीसी में कि फाइल बंद होने के बाद भी तहकीकात होती है? बताइए। सरकार कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। अभी तक तो अन्याय हो रहा है। पहले पालघर में 2 संतों के साथ हुआ, फिर दिशा सालियान के साथ हुआ, फिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, तमाम सवाल खड़े हुए, कंगना रनावत का दफ्तर तोड़ दिया। यही कर रही है ना आपकी सरकार? ये इंसाफ है? ये इंसाफ है क्या? केस को सॉल्व किया है। आज स्कॉटलैंड के बाद मुंबई पुलिस का नाम आता है, ऐसे ही नहीं है। मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा नाम है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर ये कत्ल है, ये इस पे जो भी जुर्म किए हैं जो लोगों ने, उनको जरूर पकड़ा जाएगा। आप ये चीज को देख लीजिएगा। और आप कह रहे कि फाइल क्लोज हो गई, तो फाइल क्लोज भी हो गई है, तो ये याद रखिएगा, जो आरोपी है उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस जो है वो जरूर इस पे आज बोलिए आप राकेश, बोलिए कल सुबह रात भर हमारी टीम अनिल देशमुख के घर हो, रात भर मुख्यमंत्री के प्रवक्ता के घर हो, रात भर डीजीपी के घर हो, रात भर जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर है उनके घर हो, वर्जन लिया जाए क्या फैक्ट है। अगर ये हमारा चश्मदीद झूठ बोल रहा है तो इसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। अगर ये झूठ नहीं बोल रहा है तो सच सामने आना चाहिए। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, देश की बहस के साथ हाजिर होऊंगा।